अस्पताल में जाओगे तो तुम्हारी खाल उधेड़ी जाएगी, कोई नेताजी जमा नहीं कराएंगे। सुन लीजिए ढंग से, इस वीडियो को फैलाइए और लोगों को बताइए, जागरूक करिए। मुर्दों की बस्ती है, जिंदा करने की अभी हस्ती है। पार्टीज के कार्यकर्ता अपने नेताओं की चापलूसी, चमचागिरी करने के चक्कर में उनको पार्षद का टिकट चाहिए, उनको कहीं विधायक का टिकट चाहिए, और वो उस लालच के अंदर, या उनको कोई रोड का ठेका चाहिए, नाले का ठेका चाहिए, या कोई बिजली कंपनी में ठेका चाहिए, या कोई पानी का ठेका चाहिए, किसी भी चीज़ का उसको XYZ ठेका चाहिए, उसको मेवा चाहिए। आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्टों को निजीकरण के हवाले छोड़ दिया है, पर क्या निजीकरण हर चीज़ का उपाय है? क्या निजीकरण से जनता की समस्या दूर हो जाती है? निजीकरण की समस्या से जो व्यक्ति लड़ रहे हैं वो आज हमारे साथ हैं, हिम्मत सिंह हाड़ा, जो निजीकरण के कारण जो सरकारी कंपनियां, बिजली कंपनी KDL के हाथों में चले गई, उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। तो हम जानेंगे कि निजीकरण के क्या दुष्परिणाम होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और सभी देखने वाले दर्शकों को, सभी को हिम्मत सिंह, कोटा राजस्थान की तरफ से नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि निजीकरण से क्या तो नुकसान होने वाले हैं, उसको एक आम व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ पाता है। ताज्जुब ही होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए वो अधिकारी जो पॉलिटिशियनों को सलाह देते हैं, वो उनको क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, और पॉलिटिशियन सब जनता से निकल कर ही चुनाव जीतकर वहाँ तक पहुँचते हैं, और वो वहाँ पहुँचने के बाद बोल क्यों नहीं पाते हैं। मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये जनता का अधिकार है, इसी के लिए सरकारें बनती हैं। लेकिन जनता से किए हुए वादे वहाँ बोलकर वहाँ जयपुर और दिल्ली जाकर ये भूल जाते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि जब अगर आप ये देखें कि पहले जो सरकारी व्यवस्था होती थी, तो सरकारी व्यवस्थाओं में ये होता था कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करने का प्रावधान था। उस पर गाज गिरती थी, बिजली कहीं भी गिरे, कोई भी मरे, लेकिन एक सरकारी सिस्टम में होने से ये फायदा होता था कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति पर उसकी नौकरी पे बात आती थी। लेकिन आज वो प्राइवेट करने से जो कर्मचारी 6,000 या 8,000 में नौकरी कर रहा है, अगर कोई दुर्घटना आपके किसी भी जिले में किसी भी कोने में हो जाती है, उस कोने में होने के बाद में उसको, अगर इंसान मर जाए, बेजुबान मर जाए, किसी का घर जल जाए, उस व्यक्ति को उठाकर वो क्या करेंगे, दूसरी जगह लगा देंगे। लेकिन ना तो वो सस्पेंड होगा, ना ही उस पर कोई मुकदमा दायर होगा। प्राइवेटाइजेशन होने का एक तो सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि दो नावों पे सवार हो जाते हैं हम। अगर आप जब सरकारी सिस्टम में जाएंगे, जो कि प्राइवेट दुकानों को चलाते हैं, वही ज्ञान देते हैं लोगों को कि आप कैसे तो लोगों का खून चूस सकते हैं, वही समझाते हैं कि आप कैसे लोगों की खाल उधेड़ सकते हैं। तो नेता और आने वाली जो कंपनी के सामंजस्य से ही ये बड़े घोटाले होते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई किसी शहर या जिले को, ग्रामीण को, वहाँ की जनता को गिरवी रखना है, तो उसका एक ठेका दिया जाता है कि भाई 500 करोड़ है, तो वो कोई 4 व्यक्तियों से बात की जाती है, उद्योगपति से, जो 800, कोई 1000 या 1500 करोड़ रुपए में उस जिले को, उस ग्रामीण को गिरवी रखी हुई जनता को खरीद पाता है। जो ज़्यादा मोटा पैसा जनप्रतिनिधि को दे पाता है, वो बाजी मार ले जाता है। इसको निजीकरण बोला जाता है, क्योंकि मोटा पैसा सीधे सीधे प्राइवेटाइजेशन से आता है। क्योंकि देखिए, सरकार बनाई जाती है, पहली बात तो ये बिल्कुल तरीका ही गलत है निजीकरण का। भाई निजीकरण का है तो फिर जनप्रतिनिधि भी निजी होना चाहिए। लोकतंत्र के माध्यम से सरकारी व्यवस्था सिस्टम में आके करोड़ों अरबों रुपए लगाकर फिर वो जनप्रतिनिधि सरकार में क्यों चुना जाता है? अगर प्राइवेटाइजेशन ही उसका वो था, तो फिर तो भैया प्राइवेट कोई भी चुन लो, सारी अदालत और थाना सब कुछ प्राइवेट ही कर दोगे। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये हमारा अधिकार है, इसके लिए हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, ना कि हमें गिरवी रखने के लिए। लेकिन आज का आम इंसान, आज के पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता अपने नेताओं की चापलूसी, चमचागिरी करने के चक्कर में उनको पार्षद का टिकट चाहिए, उनको कहीं विधायक का टिकट चाहिए, और वो उस लालच के अंदर, या उनको कोई
रोड का ठेका चाहिए, नाले का ठेका चाहिए, या कोई बिजली कंपनी में ठेका चाहिए, या कोई पानी का ठेका चाहिए, किसी भी चीज़ का उसको XYZ ठेका चाहिए, उसको मेवा चाहिए। राजनीति करने आज की तारीख में जितने लोग आ रहे हैं वो सिर्फ सेवा करने नहीं, आज की तारीख में मेवा लेने आ रहे हैं। उसी का खामियाजा वो जनता बेकसूर भुगत रही है, क्योंकि वो दोनों तरफ से मार खा रही है और वो मासूमियत से एक निगाह में देख रही है, दोनों तरफ ताक रही है, लेकिन एक भी मार रही है और दूसरी आ रही है तो वो भी खाल उधेड़ रही है। कैसे होगा? प्राइवेटाइजेशन देखा जाए 200% गलत है, लेकिन आम जनता को इसका विरोध खुलकर करना चाहिए। कोटा के अंदर प्राइवेटाइजेशन के नाम पे केडीएल कंपनी आई है, तो केडीएल कंपनी से जनता कितनी असंतुष्ट है, ये बताएं आप। भाई मैंने प्रैक्टिकल इसका अनुभव करा, मेरे जीवन का एक अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी ने अपनी ताकत दिखाई थी जब यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट जब बीजेपी की थी, उस समय 2 साल से बहुत से लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तब मुझे किसी ने एक बस्ती में कहा कि कोई महिला है, उससे कुछ कर्मचारी अभद्रता करते हैं और कहते हैं बिजली का बिल ज़्यादा आया है, या तो तू हमारे साथ चल या फिर बिजली का बिल जमा तो करा। उस महिला ने कहा मैं आत्महत्या कर लूँगी, भैया मदद करिए आप हमारी। तो मैंने लोगों के सामने कहा मैं कुछ कोशिश करता हूँ। उस दिन मैं अकेला जब उस दरवाजे पर जाके खड़ा हुआ तो हड़कंप ऐसा क्यों मचा? पहला प्रश्न तो ये था, क्योंकि आंदोलन धरने प्रदर्शन तो पहले ही हो रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि हिम्मत सिंह के जाने के बाद ही इतना बवाल हुआ और जगह जगह गली मोहल्लों में प्रदर्शन चालू हो गए? तो क्या वो प्रदर्शन रोकने के लिए थे कि समर्थन करने के लिए थे? अगर वो समर्थन करने के लिए थे तो उन लोगों को आवश्यकता क्या थी कि उनको हर गली मोहल्लों में प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी? जब जहाँ प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ जन समर्थन की आवश्यकता थी, वहाँ वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ एक दिन राजनीति और फोटो खिंचाने के चक्कर में आप उस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस आंदोलन को कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने क्या करा कि जब यहाँ देखा बाबा रामदेव जी आए थे कोटा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, तो मुझे लगा कि कोटा ऐतिहासिक रूप से अगर बंद हो जाता है तो इससे लाखों उपभोक्ताओं की तरफ से एक मैसेज जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं और इसके पूर्णतः खिलाफ हैं। तो मुझे प्रशासनिक स्तर पे पता चला कि 40 साल के इतिहास में कोटा पहली बार ऐसा बंद हुआ है कि जो इलाके कभी भी किसी भी संगठनों के द्वारा कोटा जब भी बंद किया जाता है तो वो हमेशा विरोध करने की स्थिति में खड़े होते हैं, कभी विरोध मतलब बंद नहीं करते। लेकिन उन ऐसे इलाकों में जहां लोगों का जाना मुश्किल है और घुस नहीं सकते, वो लोग भी अपनी दुकानें स्वतः बंद करके हिम्मत सिंह के साथ हिम्मत बंधाने के लिए खड़े थे कि हमें इस कंपनी से आक्रोश है। इससे बड़ा एग्रीमेंट निरस्त करने का, निजीकरण के ठेके को उखाड़ने का जनता कोई जवाब नहीं दे सकती। इससे बड़ा आंदोलन क्या हो सकता? कोटा ने अपने व्यापार को एक दिन के लिए ऐसे चलते हुए दौर में उसको बंद करा, जन समर्थन दिया। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रकार का जब ठेका देते हैं तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि अगर कोई आप काम गलत करेंगे, लोगों में नाराजगी होगी, आप चाहे बिजली का बात छोड़िए, आप पुल का ठेका दे दीजिए, आप कोई अस्पताल बनाने का दे दीजिए, तो ये तो है नहीं कि अगर वो सीमेंट गलत लगा रहा है या वो गलत काम कर रहा है तो वो कोई उसका आप ठेका निरस्त नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? अब लोगों ने कोटा बंद कर दिया, अब क्या बाकी रह रहा है? अगर आप एक दिन में कोई प्रस्ताव लाकर सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, आप कोई सा भी कानून ला सकते हैं, तो ये तो छोटी सी चीज़ है। इट इज़ नॉट अ बिग इशू। केडीएल एक छोटा सा इशू है क्योंकि CESC द्वारा ये संचालित 4 जिलों के अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए कि देखा जाए कि जनता में करंट है कि नहीं है, लड़ने की क्षमता है नहीं है, या नेताओं की चमचागिरी गुलामी करने की ही क्षमता है। इनकी आगे पीछे झूठी बातों पर इनकी हाँ में हाँ करना है। मुझे समझ में नहीं आता कि पहली चीज़ तो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है कि कोटा ने एक बच्चे ने, ठेले वाले ने, मॉल वाले ने, सब ने बंद करके ये बता दिया कि हमें इससे परेशानी है, तो अब क्यों नहीं हटाया जा रहा? पिछली सरकार नहीं हटा रही, अब नहीं हटा रही, क्या कारण है? जनप्रतिनिधियों से जब ये सवाल पूछे जाते हैं, चाहे दोनों पार्टियों से पूछ लिए जाएं, भाजपा से पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस का अभी शासन है, कांग्रेस से पूछा जाता है तो भाजपा के समय के अंदर इनने काम किया है, समस्या भाजपा वालों ने खड़ी करी, तो ये गेंद एक पाले से दूसरे पाले में कर दी जाती है। पर जनता का आक्रोश है तो इसको ऊपर तक सुना क्यों नहीं जा रहा? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति कहता हमारी सरकार नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और हास्यपद बात है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो, और उन सभी तमाम समझदार लोगों के लिए भी हंसने लायक बात है। और बेवकूफ़ों के लिए तो देखिए फिर वो तो भेड़ चाल है, वो तो खाल उधेड़ने के लिए बैठे हैं।
उनको मारा जा रहा है। पहली बात हंसने की इसलिए थी कि आज अगर आप केंद्र में बात करते हैं तो सरकार विपक्ष की है। तो पहली बात तो प्रधानमंत्री जी या जिम्मेदार व्यक्तियों से बात करके राज्य में अगर जनता को कोई लाभ देना है तो आप जो सब्सिडी, जो एक मोटा पैकेज करोड़ों रुपए का राज्य सरकार को देते हैं, आप वो सीधे ना देकर जनता को सीधे सब्सिडी और जनता के जो बिजली के लॉकडाउन के बिल माफ़ करने थे, वो यहाँ नौटंकी या यहाँ कुछ चिल्लाने से, कोटा में बोलने से अच्छा जो भी अगर जैसे जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी तक उस बात को अवगत कराना चाहिए था, और जो कि सहायता सीधे अगर उनको लगता है कि राज्य सरकार गलत कर रही है तो वो पैसा सीधे उपभोक्ता के खाते में सब्सिडाइज रूप से उसके लॉकडाउन के बिल, एक जो परेशानी का दौर था उसमें माफ़ कर देने चाहिए थे। तब जनता में एक अच्छा मैसेज जाता और उसमें विपक्ष की वाहवाही होती। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि हमारी सरकार नहीं है तो ये तो सबसे बड़ा झूठी बात है, क्योंकि आप पूरे देश को संचालित करते हैं, आप इतने पावरफुल हैं कि आप राज्य सरकार आपसे मांगने के लिए अनुमोदन करती है कि कृपया हमें ये सहायता दीजिए, गैस सिलेंडर दीजिए, सिलेंडर खत्म हो रहे हैं अस्पतालों में, इतना करोड़ों इतना अरबों रुपए का हमें बजट की आवश्यकता है, कोरोना काल में खत्म हो गया, लोगों को राहत देनी है। उल्टा राहत देने की बजाय बिजली के बिलों में तमाम तरह के टैक्स थोप कर, और मैं किसकी कहूँ, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर सच बोलते हैं तो सच तो अकेला होता है और झूठ संख्या में होता है, क्योंकि वहाँ पर मलाई बट रही होती है, वहाँ पर ठेका बट रहा होता है, वहाँ पर पैसा बट रहा होता है, वहाँ पर पद की बात हो रही होती है, तो वो हमेशा संख्या में होते हैं। और मुझसे भी कई बार लोग कहते हैं आपको क्या मिलता है सच बोलने से। मैंने कहा हमने महाराणा प्रताप जी को पढ़ा, हमने अशफाक उल्ला खान को पढ़ा, हमने भगत सिंह जी को पढ़ा, हमने राजगुरु जी को पढ़ा, मैंने शिवाजी को पढ़ा, उन्होंने कहा कि गुलामी ना करिए। अब मैंने भगत सिंह जी को देखा तो आज मैं भी सोचता हूं कि आज वो होते तो खून के आंसू रोते और ये कोसते कि मैं किन लोगों के लिए मरने वाला था। लेकिन वो आज अपनी आवाज को बुलंद करके इस देश को आजादी दिलाने के लिए उन वीर योद्धाओं ने फांसी के फंदों पर झूल गए, ताकि शायद ये देश की जनता गुलामी की जंजीरों से निकलेगी। लेकिन जो 1500 साल पहले, 50 साल पहले जो गुलामियों का वायरस लोगों के खून में था, आज भी तेज गति से दौड़ रहा है, वो रुक नहीं रहा है। इस गुलामी को रोकने की आवश्यकता है, वरना ये प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा दंश है, जैसा आपने बताया कि एयरपोर्ट बेच दिए, आज ट्रेनें बेची जा रही हैं, बिजली का बहुत बड़ा। अब चलिए, अभी कोई राज्य पे चिल्लाता है, अब केंद्र सरकार अगर पूरी बिजली प्राइवेटाइजेशन कर रही है, अब कौन किस पे चिल्लाएगा? क्या तुम एक दूसरे पे छीटाकशी करने के अलावा जनता को राहत देने का काम कौन करेगा? आपके माँ बाप का भी सपना होगा कि आप सरकारी नौकरी में जाएं, आप देश की सेवा करें, परंतु अब ये सपना धूमिल होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ निजीकरण में चली गई है। जब व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता था तो उसकी सामान्यतः तनख्वाह 80,000, 1,40,000 होती थी, परंतु अब क्या होगा? अब वो व्यक्ति 4,000, 5,000 में काम करेगा और वो अपना परिवार कैसे चलाएगा, ये आपको सोचना है। जो सपने उसके राष्ट्र निर्माण के थे, जो देशभक्ति के लिए सीख रहा था, वो सपने अब कब्र में जा चुके हैं। अब आपको देश को कब्र में रखना है कि वापस से ऊपर उठाना है, आपको निर्भर करना है, आपको निश्चय करना है। और इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ कि आप देश को किस तरह ले जाना चाहते हो, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्त देशभक्त की ओर, या निजीकरण में त्रस्त देश की ओर। धन्यवाद।